हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माई माफिया लवर का नेक्स्ट एपिसोड। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, जो हमारी आर्या, राधिका, ईशान और ईशा होते हैं, ये तो चारों एक साथ बैठे हुए थे। हमारी ईशा की नज़र बार बार ईशान पर जा रही थी। तभी ईशान को एक कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और चलिए चलते हैं अब आगे। ये चारों अब एक ऐसे ही कब तक बातें करते हैं। और इसी बीच ईशा का ध्यान बार बार हमारे ईशान पर जाता है। ईशान एक कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला गया था और आर्या भी कॉल अटेंड करने के लिए साइड में चली जाती है। मौका मिलते ही ईशा राधिका के पास आकर बोली, अब काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन तुझे तो पता है कि मेरा घर यहाँ से कितना दूर है और सुबह भी मुझे यहाँ आने में पूरे 2 घंटे लगे थे। तो तू एक काम करना, अपने जो तेरे आर्या की असिस्टेंट हैं उनसे बोल दे कि वो मुझे घर छोड़ाएं। ये बात ईशा मुस्कुराते हुए बोल रही थी और उसे ऐसा देखकर राधिका उसे घूरते हुए बोली, तेरी नीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही वैसे। ईशा उसकी तरफ मुंह बनाकर बोली, मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है और तू चुपचाप उन्हें ईशान को मुझे छोड़ने के लिए भेज दे, वरना तुझे तो मैं देख लूँगी। और क्या तू चाहती है कि मैं इतना लेट यहाँ अब अकेले ही जाऊँ? 2 घंटे में जब तक मैं पहुँचूँगी ना, वैसे ही मेरी हालत ख़राब हो चुकी होगी और मैं बिल्कुल भी रात तक पहुँचूँगी। और यहाँ इतनी गाड़ियों का क्या फ़ायदा कि अगर इस घर की इकलौती बहू की दोस्त को उसे ऑटो में जाना पड़े। ईशा को इस तरह से बोलता देखकर राधिका हंसने लगी। राधिका कहती है, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हें ईशान के साथ ही भेज दूँगी। ये सुनकर ईशा खुश हो जाती है। तभी आर्या और ईशान दोनों वहाँ आ जाते हैं। ईशान उठते हुए बोला, ईशा उठते हुए बोली, ठीक है अब काफ़ी लेट हो चुका है तो मुझे घर जाना चाहिए। राधिका के साथ साथ आर्या और ईशान भी खड़े हो जाते हैं। राधिका ईशान को देखते हुए बोली, ईशान क्या तुम ईशा को उसके घर तक छोड़ोगी? एक्चुअली उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है और सुबह भी इसे यहाँ पर आने में काफ़ी लेट हो चुका था। ये सुनकर एक बार ईशान ने आर्या की तरफ देखा और कुछ देर सोचते हुए बोला, ठीक है मैं छोड़ दूँगा। मैं आपकी बात को वैसे भी टाल नहीं सकता, आप मेरी इकलौती भाभी जो हो। ये सुनकर राधिका ईशान की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगी। ईशा राधिका को हग करती है और आर्या को बाय बोलकर ईशान के साथ वहाँ अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही राधिका भी अंदर चली जाती है और जाकर किचन में डिनर तैयार करने लगती है। लेकिन सिर्फ एक ही बात के बारे में सोचे जा रही थी कि वो थी जब आर्या उन्हें जगताप के बारे में बताया था। कुछ देर बाद आर्या और राधिका साथ में डिनर करते हैं, लेकिन राधिका अपने उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। आर्या भी इस बात को नोटिस कर रही थी, लेकिन उसे जैसे ही आर्या ने देखा कि राधिका अब खाने से ज़्यादा किसी और बात पर ध्यान दे रही है, तो वो उसे देखते हुए बोली, राधिका आखिर आप ऐसा क्या सोच रही हैं कि आप अपने सामने रखे खाने को भी नहीं समझ पा रही और अपने इस पार्टनर को भी इग्नोर कर रही हैं? मतलब मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं खोई हुई हैं। राधिका का ध्यान जैसे ही आर्या की बातों से टूटता है तो वो आर्या को घूर कर देखती है और बिना कुछ कहे डिनर करने लगती है। इधर ईशान और ईशा दोनों ही अभी तक बिल्कुल शांत थे। ईशा ईशान को देखते हुए बोली, वैसे तुम क्या हमेशा इतनी चुप रहती हो? ईशान ड्राइविंग करते हुए बिना उसे देखे बोला, मैं उन्हीं के साथ सिर्फ बातें करता हूँ जिनके मैं नज़दीक होता हूँ। ये सुनकर ईशान उसे घूरते हुए बोला, ओह अच्छा ऐसा क्या? लेकिन अब तो तुम मुझे जानते हो ना, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम राधिका के तो बहुत नज़दीक हो। उससे तो बातें करते ही होंगे और राधिका की मैं बहुत नज़दीक हूँ, तो तुम मेरे साथ भी बात कर सकते हो क्योंकि तुम पिछले 1 घंटे से बिल्कुल चुप हो। मतलब अगर मैं किसी ड्राइवर के साथ आती, शायद वो भी मुझसे कुछ ना कुछ सवाल करता, कोई भी बात कर सकता था। ईशान कहता है, तुम बातें करती रहो और मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछता।
तो अगर तुम्हें पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो, मैं जवाब दे दूँगा। बाकी बोलने के लिए तुम ही काफ़ी हो। ईशा कहती है ठीक है, फिर मैं सवाल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अगले 1 घंटे तक और बोर नहीं होना। और इस तरह ईशा ईशान से सवाल कर कर किए जा रही थी और बेचारा ईशान बस उसके सवालों का जवाब दिए जा रहा था। ईशान जब जवाब देते देते थक जाता है, लेकिन ईशा के तो जैसे मानो सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। इधर राधिका डिनर करके बाहर गार्डन में घूम रही थी और आर्या अपनी लाइब्रेरी में लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। काम ख़त्म करने के बाद आर्या जैसे ही अपने रूम में आई, उसने देखा कि राधिका वहाँ नहीं थी। उसे ढूंढते हुए वो बालकनी में पहुँची, जहाँ उसने देखा कि राधिका नीचे गार्डन में बने एक तालाब की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। ये देखकर आर्या राधिका के पास जाकर राधिका से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और राधिका ने उसे नोटिस भी नहीं किया। आर्या राधिका को देखे जा रही थी। राधिका चाँद में खोई हुई थी और आर्या राधिका में। राधिका के बालों की ढीली चोटी बनी हुई थी, जिसे कुछ बाल बिखरे हुए थे। उसने सिंपल लाइट कलर का एक सूट पहना हुआ था। कुछ देर बाद आर्या राधिका के पास जाकर बैठ जाती है। अब मुझे ये जानने की और भी इच्छा है कि आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो, ऐसा क्या कह रही हो, क्योंकि जब से यहाँ से ईशा गई है तब से तुम अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो। तो ज़रा बताओ कि आखिर किन ख्यालों में खोई हुई हो आप। ये सुनकर राधिका अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखती है और अपने सर को अपने हाथों पर रखकर आर्या की तरफ देखते बोली, आपको जगताप के बारे में कैसे पता चला और आपने उसके साथ क्या किया और क्यों? ये सुनकर आर्या स्माइल करते हुए राधिका को देखने लगी और बोली, अच्छा तो इस बारे में सोच रहे हैं आप इतनी देर से इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी क्या? तो मुझे आपके बारे में हर चीज़ पता है और इस बारे में पता लगाना बहुत आसान था। जब मुझे पता चला कि उसने आप लोगों के साथ क्या किया और खुद उसने भी मुझे बताया, तो मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ इसका रिज़ल्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती। और रही बात इसकी कि मैंने उसके साथ क्या किया, क्यों किया, तो आप ही बताइए। अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाएगा तो क्या मैं शांत रहूँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इस बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और आप इस बात को तो भूल जाओ और ना ही आपको किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। राधिका इस पोजीशन में सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, लेकिन आपने भी तो मुझे बहुत हर्ट किया है ना। लेकिन जब कोई और कर रहा है तब आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये सुनकर आर्या खामोश हो जाती है और राधिका उसके जवाब के लिए बस उसे देख रही थी। और आर्या के बीच की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थी। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन राधिका आर्या से दूर नहीं भागती थी। राधिका को आर्या के साथ अब वक्त बिताना अच्छा लगता था। शाम का वक्त था। आर्या आज जल्दी ही ऑफिस से आ चुकी थी, लेकिन राधिका आज ऑफिस नहीं गई थी। वो वहीं अपने रूम में सफाई कर रही थी। वो स्टडी रूम के पास जाकर बोली, क्या मैं आज इनके इस स्टडी रूम में जाकर देखूं? मैं आज से पहले कभी नहीं गई। और थोड़ा सोचने के बाद राधिका अंदर चली जाती है। राधिका चारों तरफ देखते हुए बोली, वाह ये कितना काफ़ी सुंदर है। राधिका धीरे धीरे स्टडी रूम को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसकी नज़र बुक शेल्फ पर पड़ी। राधिका उस बुक को जैसे ही वहाँ से निकालती है, तभी एक फ़ोटो बुक से निकलकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखते ही राधिका उस फ़ोटो को उठाकर जैसे ही सीधा करके देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये फ़ोटो क्या सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका के कांपते हुए राधिका के हाथों से वो फ़ोटो नीचे गिर जाती है और राधिका चेयर पर बैठते हुए बोली, इसका मतलब राधिका और आर्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये फ़ोटो तो मेरी और डुगू की है, और अगर ये आर्या के पास है तो इसका मतलब वो डुगू ही है। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन क्या वो भी ये जानती हैं कि मैं जुनू हूँ? नहीं, वो नहीं जानती होंगी, वरना उन्होंने मेरे साथ ये जो भी किया वो नहीं करती। लेकिन अगर उन्हें ये पहले से ही पता था तो उसके बाद मेरे साथ वो भी जो कुछ भी हुआ तो नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, क्योंकि डुगू ऐसा कर भी नहीं सकती मेरे साथ। मुझे पूरा यकीन है। मुझे इस बात को कंफर्म करने के लिए आर्या से बात करनी होगी।
उनके एक बार घर आ जाने से मैं उनसे पूछ लूँगी। राधिका जैसे ही उस फ़ोटो को उठाने के लिए नीचे बैठी, तभी गलती से वो बुक शेल्फ के पास में लगे एक बटन को प्रेस कर देती है। लेकिन राधिका इससे अनजान थी और इधर आर्या, जो कि ऑफिस में बैठी हुई काम कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे आर्या जल्दी से अपने लैपटॉप में स्टडी रूम के कैमरे को ऑन करती है। और जैसे ही आर्या ने राधिका को स्टडी रूम में देखा, वो भी उस फ़ोटो के साथ, आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। नहीं, राधिका उस फ़ोटो को नहीं देख सकती। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं ही डुग्गू हूँ, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। मैं उसे इस तरह से पता नहीं लगने दे सकती। राधिका उस फ़ोटो को उठाकर वहाँ से निकल जाती है और आर्या ने जैसे ही ये देखा, तो वो अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करके राधिका का पीछा करने को कहती है और ऑफिस से तुरंत निकल जाती है। इधर राधिका लगभग 1 घंटे के बाद अपने घर पहुँच जाती है। वो जल्दी से घर के अंदर जाकर अपनी बचपन की एक डायरी को निकालती है, जिसमें उसके और आर्या के बचपन की फ़ोटोज़ थीं और बचपन की कुछ पुरानी यादें। आर्या के बॉडीगार्ड आर्या को बता देते हैं कि राधिका अपने घर पहुंच गई है, जिसे सुनकर आर्या थोड़ा और घबरा जाती है और वो फास्ट ड्राइव करते हुए राधिका के घर की तरफ बढ़ जाती है। राधिका अपने बचपन के फ़ोटोज़ को उस फ़ोटो से मैच करके बोली, इसका मतलब ये सच है कि आर्या ही डुग्गू है, लेकिन मैं इस बात का कैसे पता करूं कि क्या वो जानती थी कि मैं ही जुनू हूँ या नहीं। राधिका ये सोच रही थी, तभी उसकी नज़र उस फ़ोटो के पीछे पड़ती है, जो उसे आर्या के स्टडी रूम में मिला था। राधिका जैसे ही पलट कर देखती है, वो देखकर हैरान थी, क्योंकि वहाँ उसके बचपन के नाम के सामने राधिका लिखा हुआ था, जिससे राधिका को ये कंफर्म हो जाता है कि आर्या भी जानती है कि वो ही जुनू है। राधिका अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। राधिका के सामने अब वो सारी यादें रिपीट हो रही थीं, उसकी आर्या से पहली मुलाकात से लेकर अब तक उनके बीच जो कुछ भी हुआ। इसका मतलब उन्होंने मेरे साथ वो सब ये जानते हुए भी किया कि मैं ही जुनू हूँ, क्योंकि जब मैं शुरू में उनसे मिली तो वो बिल्कुल मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो मेरे बिल्कुल चेंज हो गई। और क्या यही वो बात है जिसके बारे में वो कहती थी कि सही वक्त आने पर मैं बताऊंगी? लेकिन क्यों? आखिर मुझे इतनी नफ़रत किस लिए की उन्होंने? मुझे इतना दर्द क्यों दिया? राधिका खुद से ही सवाल कर रही थी कि तभी आर्या भागते हुए अंदर उसके पास आकर बोली, राधिका तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधिका ने जैसे ही आर्या को देखा, उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके पास जाकर बोली, क्यों? क्या मैं अपने घर बिना किसी रीज़न के नहीं आ सकती? लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों आई हो टुक्कू? आर्या ये सुनते ही और राधिका को देखती है। वो समझ गई थी कि राधिका को सब कुछ पता चल चुका है। आर्या राधिका की बाजू पकड़ते हुए आराम से बोली, देखो, हमें इस बारे में आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। राधिका गुस्से में उसके हाथों को झटकते हुए और हंसते हुए बोली, बैठकर? अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने का कुछ है। आर्या राधिका को कन्विंस करते हुए बोली, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन राधिका उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, मुझे बताओ कि आपको इस बारे में कब पता चला कि मैं ही जुनू हूँ, या हमारी पहली मुलाकात से आप पहले जानती थी कि मुझे बस इसका जवाब चाहिए, एग्जैक्ट, बाकी कोई एक्सप्लेन नहीं चाहिए मुझे। आर्या गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, वरना तुम्हें अभी सब कुछ गलत ही लगेगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपको इस बारे में कब पता चला। राधिका ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोली। आर्या अपने हाथ को अपने चेहरे पर रख लेती है, तुमसे मिलने के कुछ दिनों बाद ही, लेकिन तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। राधिका आर्या की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, अभी तक आपका बिहेव चेंज हो गया था? आखिर मुझसे नफ़रत करने की क्या वजह है? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझसे इस तरह से बदला ले रही थी? आपकी वजह से मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। और मैं पागल थी जो हमेशा सोचती रहती थी कि काश अगर डुग्गू मेरे पास होता तो काश अगर डुग्गू मेरे पास होती तो लाइफ बिल्कुल अलग होती। लेकिन मैं इस बात से तो बिल्कुल ही अनजान थी कि वही डुग्गू मुझे इतनी नफ़रत करती है, और जबकि मैं जानती तक नहीं थी कि आखिर इस नफ़रत की वजह क्या है। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? राधिका गुस्से में आर्या पर चिल्लाई जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अब आर्या की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी।
ये देखकर आर्या उसे संभालते हुए बोली, मैं जानती हूँ राधिका कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो, लेकिन वो सब एक गलतफहमी थी जिसकी वजह से मैं तुमसे नफ़रत करती थी। लेकिन वो गलतफहमियाँ अब क्लियर हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें बैठकर बात करनी चाहिए। राधिका कहती है, गलतफहमी? सच में? क्या ये गलतफहमी थी? हम सिर्फ बचपन में 5 साल तक साथ थे और उस वक्त ऐसी गलतफहमी हो गई क्योंकि उसके बाद तुम्हें पहली बार मिली हूँ, और अगर गलतफहमी थी तो एक बार तुम मुझसे पूछ सकती थी, लेकिन नहीं, आपने खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया और अब आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आराम से बैठकर सुनूं। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या तब भी आप शांत रहती? नहीं, बिल्कुल शांत नहीं रहती, क्योंकि इससे आपका ईगो हर्ट हो जाता ना, और आप ये उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपके सारे सवाल जवाब एक साथ बैठकर शांति से सुनूं और सारे दर्द भूल जाऊं। आर्या कहती है, मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब हमारे बीच कोई गलतफहमी ना रहे। लेकिन अगर तुम मेरी बात पूरा नहीं सुनोगी तो गलतफहमियाँ क्रिएट होती रहेंगी। राधिका कहती है, मुझे कोई गलतफहमी क्लियर नहीं करनी। जो मुझे जानना था वो मैंने जान लिया। मेरे साथ जो होना था, जो हो सकता था, सब हो गया। मैंने आपकी फैमिली, खुद ही सब कुछ खो दिया। अब मेरी ज़िंदगी से अब दूर चले जाओ। राधिका को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर आर्या बोली, राधिका तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं तुमसे बोल रही हूँ ना कि मुझे गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से वो सब हुआ। मुझे इस बारे में काफ़ी लेट पता चला, तो इसलिए प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें इस दर्द में नहीं देख सकती। राधिका कहती है, तुम कह रही हो कि तुम मुझे दर्द में नहीं देख सकती थी, लेकिन जब खुद दर्द दे रही थी तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ? और क्या गलतफहमी, कौन सी ऐसी गलतफहमी हो गई थी? मुझे गलतफहमी थी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया। मुझे लगा कि वो तुम थी जिसने उन्हें छत से नीचे गिराया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो तुम नहीं थी, बल्कि आर्या को जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ उसने वो बात बदल दी। वो बात बोल दी जो वो बोलना चाहती थी। वो बीच में ही चुप हो जाती है, लेकिन राधिका आर्या को देखी जा रही थी। क्या कहा तुमने? मैंने आंटी को मारा? मैंने उस दिन उन्हें छत से धक्का नहीं दिया था। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे नफ़रत क्यों करती थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया और तुम इस बात का बदला मुझसे ले रही थी। तो क्या तुमने ही मेरी फैमिली को मरवाया ताकि तुम अपना बदला ले सको? आर्या कहती है, नहीं राधिका, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं मरवाया। उस दिन मुझे सच में सब कुछ सच पता चला। वो गलतफहमी मुझे सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि तुमने और शिवांगी ने उस दिन एक दूसरे की ड्रेस पहनी हुई थी, पर तुम्हारी जगह शिवांगी ने माँ को धक्का दिया था, और जब हम वहाँ तुम लोगों के पास पहुँचे तो तुम वहाँ नहीं थी। वो गलतफहमी सिर्फ उसी वजह से हुई। लेकिन जिस दिन तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, मुझे और ईशान को एक एक चीज़ के बारे में पता चला। आर्या इतना कह रही थी, राधिका के पास जाने लगी। राधिका ने उसे हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, मुझसे दूर ही रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोशिश भी मत करना। तुमने बिना पूरा सच जाने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और 20 साल से मुझसे नफ़रत करती आ रही हो, वो भी सिर्फ उस वजह से जिसकी वजह मैंने कुछ किया भी नहीं। इसलिए अब मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर राधिका अपने घर से निकल जाती है। आर्या तुरंत उसके पीछे जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, हाँ ये सच है कि मैं 20 साल से तुमसे नफ़रत करती आ रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से तुम ही हो, चाहे वो नफ़रत हो या प्यार। लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब वो नफ़रत प्यार में बदल चुकी है। इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुमसे नहीं कहूँगी कि मुझे माफ़ करो, तुम गुस्सा करो, लेकिन बस मेरे पास रहो। आर्या ये सब कहते हुए राधिका को अपने करीब ले आती है। जैसे ही आर्या ने अपनी बात ख़त्म की, राधिका हंसते बोली, प्यार, तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर यकीन करूँगी कि कोई इंसान किसी से इतनी शिद्दत से इतने सालों से नफ़रत करते आ रहा है और कुछ ही पलों में उसकी नफ़रत प्यार में बदल गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ नफ़रत नहीं होती, और जहाँ नफ़रत होती है वहाँ प्यार नहीं होता। तो आर्या रघुवंशी, तुमने तो मुझे इतनी शिद्दत से नफ़रत की, तो वो प्यार बदल नहीं सकता। और तुम्हारे पास तो क्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम मेरे सामने मर भी जाओगी ना, तब भी मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम मुझसे अब किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना और मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना उसके बाद जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम जितना ही एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। और अब मैं भी तुमसे नफ़रत करती हूँ, और मैं शिद्दत से नफ़रत करूँगी। ये सुनते ही आर्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधिका के अंदर खुद के लिए इतनी नफ़रत और इतनी कड़वाहट देखकर वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। वो दोनों ही राधिका के घर के सामने वाली सड़क पर खड़े हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद राधिका वहाँ से जाने लगती है। आर्या उसे आवाज़ लगाई जा रही थी, और जैसे ही वो राधिका को रोकने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक हाई स्पीड में कार आकर आर्या को टक्कर मार देती है। राधिका ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ कांपने लगे। वो खुद को संभालते हुए जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो चिल्लाते हुए बोली, आर्या। इधर आर्या खून में लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। राधिका ये देखकर भागते हुए उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ जाती है। वो उसके सर को अपनी गोद में रखकर बोली, आर्या, आर्या आंखें खोलो प्लीज़। ये कहते हुए राधिका लगातार रो रही थी। आर्या अपनी अधमरी हालत में राधिका के हाथ को पकड़कर अपने कांपते हुए हाथों में पकड़े हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर दर्द नहीं दिया। मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज़। और ये कहते ही आर्या की आंखें बंद हो जाती हैं। सो गाइस, अब देखिए स्टोरी में सस्पेंस आ चुका है। देखते हैं क्या होता है, और क्या हमारी राधिका की नफ़रत आर्या के लिए प्यार में बदलेगी। ये सब कुछ सारी चीज़ें हम सामने हैं, क्लियर हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारी स्टोरी अब कौन सा मोड़ लेगी? और अगर आपको जानना है आगे क्या होगा, तो स्टोरी को कंटिन्यू रखना। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन, टाटा।